तो अशोक नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी मैंने आपको थोड़ी सी कल बताई थी और किस्मत का खेल देखे कि जब ये बातें मैं आपको बता रहा था उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि मामला इतना गंभीर होगा और कोई गैर जिम्मेदाराना बयान में देना नहीं चाहता था। इस वजह से मैंने कहा कि दिल्ली में एक धमाका हुआ है। अब ये नहीं पता कि धमाका जो हुआ है वो कोई CNG ब्लास्ट है या फिर बॉम्ब ब्लास्ट है, लेकिन जिस हिसाब से फरीदाबाद से लेके गुजरात तक लगातार आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा था, ये कंफर्म था कि हमारे देश को दहलाने की कोई साजिश जरूर रची जा रही। लेकिन फाइनली पता चला कि धमाका कोई अचानक से नहीं हुआ, धमाका कोई अनजाने या फिर अनहोनी के तरीके से नहीं हुआ। धमाका पूरे प्लान के साथ किया गया। उसमें एक शख्स शामिल था। क्या क्या पूरा प्लान था और दिल्ली पुलिस ने क्या क्या खुलासा किया है, अब लगभग चीज़ें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। तो बहुत कुछ जब आएगा तो वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई वो आपको बताता हूँ। दरअसल बात कल शाम की है। दिल्ली में अचानक से धमाकों की आवाज़ आती है। अब जब धमाकों की आवाज़ आती है तो लोग ताजुब करते हैं, चूँकि जिस जगह से ये धमाके की आवाज़ आ रही थी वो जगह बड़ी सेंसिटिव थी। ये जगह थी लाल किले के पास, सुभाष मार्ग पे। अब शुरुआत में जब ब्लास्ट हुआ तो किसी के पास कोई खास जानकारी थी नहीं। उसके बाद कई सारे वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए, लेकिन उस दौरान ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद किसी कार में जो CNG सिलेंडर लगा होता है वो फट गया और उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। शुरुआत के 4-6 घंटे तक परसेप्शन यही चलता रहा, लेकिन जिस हिसाब से धमाके की प्रवृत्ति थी, जिस हिसाब से इंजरी थी, जिस हिसाब से चीज़ें थी और जिस हिसाब से आसपास की गाड़ियों में आग लगी, जिस हिसाब से और भी ब्लास्ट हुए, एक एक चीज़ें भी आपको डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये CNG का धमाका नहीं है, बल्कि इसमें कोई और साजिश छुपी हुई है। वहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी लगभग सारी ही जल गई थी। उसके बाद कई सारे लोग उसमें इंजर्ड हुए। रात में 10 बजे तक ये खबर निकल के सामने आ गई कि लगभग 10 लोगों की मौत हुई है और 30 से 40 के करीब ऐसे हैं जो बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। इसके बाद पुलिस वाले जांच पड़ताल में जुटते हैं। रात भर हम लोग भी जुटे रहे कि क्या हुआ क्या हुआ। अभी तक जो जानकारी आई है वो आपके सामने बताता हूँ। दरअसल पुलिस वालों ने जब ब्लास्ट के बाद जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है वो गाड़ी सफ़ेद रंग की I-20 थी और उसी में ब्लास्ट हुआ। अब जब ये बात पता चली तो फिर पुलिस वालों ने पता करना शुरू किया कि भाई गाड़ी कौन सी है। तो इत्तेफाक से गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था और उसमें जो बैठा था उसके तो चीथड़े उड़ गए, लेकिन गाड़ी का चेचिस नंबर मिल गया था। अब गाड़ी का जब चेचिस नंबर मिला तो फिर गाड़ी के बारे में जब पता किया तो पता चला ये गाड़ी हरियाणा रजिस्टर्ड है, HR26 CE 7624। अब जैसे ही गाड़ी का नंबर पता चला फौरन पुलिस की टीम गाड़ी के मालिक के बारे में पता करना शुरू करती है। अब गाड़ी के मालिक के बारे में पता किया तो पता चला गाड़ी के मालिक का नाम सलमान है। पुलिस की टीम फौरन हरियाणा पहुंचती है। जब वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी बेच दी गई थी। किसको? पुलवामा में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम तारिक है उसको। अब तारिक को गाड़ी बेच दी गई थी। इसके बाद तारिक से भी पूछताछ करने की कोशिश पुलिस ने की। जब तारिक से पूछताछ करने की कोशिश की और इधर थोड़ी सी और गाड़ी की जब डिटेल्स खंगाली गई तो पता चला कि पिछले 1 साल में ये गाड़ी कम से कम 8 से 9 लोगों को बेची गई है। अब 8 से 9 लोगों को गाड़ी बेचना और हरियाणा से ये गाड़ी जम्मू कश्मीर में पहुंच जाए, पुलवामा में पहुंच जाए, ये तमाम चीज़ें कोई सामान्य तो थी नहीं। बहरहाल इधर पुलिस की एक टीम और जांच पड़ताल करने वाली जो और एजेंसी है उनकी टीम CCTV कैमरों को खंगालती है। तो जब CCTV कैमरे को खंगाला गया तो कैमरे में एक शख्स कैद होता है और इस शख्स के बारे में जब पता किया गया तो पता चला इसका नाम है डॉक्टर उमर और ये पुलवामा का ही रहने वाला है। पुलवामा में ही इसने पढ़ाई की, वहीं पे ये डॉक्टर बना और वहीं पे प्रैक्टिस कर रहा और इसी ने गाड़ी में ब्लास्ट करवाया। अब ब्लास्ट हुआ, इसकी मौत हो गई, इस वजह से इससे पूछताछ नहीं की जा सकती। लिहाजा पुलिस और बाकी जो फॉरेंसिक की टीम में है वो इसके घर पे गई हैं। इसके माता और इसकी जो बहन है उनका DNA सैंपल वगैरह लिया जा रहा है कि भाई DNA मैच करवा के देख लें, चूँकि इसके भी चीथड़े उड़ गए हैं कि वही शख्स है या फिर किसी और का नाम लेके किसी और को बदनाम करने की कोशिश। चूँकि पुलिस अब कोई भी ऐसा लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती जिससे कहीं कोई बाद में इफ़ या बट रह जाए।
अब जब डॉक्टर उमर के बारे में पता चला कि जो उमर है उसने ही ब्लास्ट करवाया, तब पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे खंगाल के ट्रेस करने शुरू किए कि आखिर ये शख्स आया कैसे, और इसके आने का जो तरीका है, यहीं से बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अब एक एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। दरअसल 8:13 सुबह की बात है। दिल्ली और हरियाणा के बीच एक बॉर्डर पे टोल नाका पड़ता है जिसका नाम है बदरपुर, और सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि लगभग 8:13 पे फरीदाबाद से ये शख्स इसी i20 कार में इसी बदरपुर टोल को क्रॉस करता है और वहाँ पे गाड़ी रुकती है, बाकायदा ये टोल पे करता है। उसके बाद वहाँ से ये गाड़ी आगे बढ़ती है। उसके बाद 8:20 पे इस गाड़ी को देखा गया ओखला इंडस्ट्रीज जो एरिया है वहाँ पे एक मोदी मिल है। ओखला इंडस्ट्रीज एरिया में जो मोदी मिल है 8:20 के आसपास वहाँ पे इस गाड़ी को देखा गया। उसके बाद अलग अलग जगहों पे और इस गाड़ी को देखा गया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 3:19 की शाम को ये गाड़ी लाल किले की पार्किंग में आके खड़ी हो जाती है। 3:19। उसके बाद इस गाड़ी के निकलने का कोई सबूत नहीं, इस गाड़ी से कौन निकला इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लगभग 3.5 घंटे ये गाड़ी वहाँ पे खड़ी रहती है। उसके बाद 6:48 पे ये गाड़ी उस पार्किंग से निकलती है। पार्किंग में जो कैमरा लगा है उसमें देखा गया कि इस गाड़ी में केवल एक शख्स बैठा है जिसकी तस्वीर आई है। उसके बाद ये गाड़ी धीरे धीरे, चूँकि बहुत ट्रैफिक था, खिसकते हुए उस ब्लास्ट वाले पॉइंट पे जाती है और उसी के बाद ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद अभी तक की जो अपडेट आई है कि लगभग 6 कार ऐसी थी जो उसकी जद में आती हैं, और 6 कारों में धमाका होता है और 6 कारों में जितने लोग थे वो तो जल ही गए, गाड़ियाँ भी जल के खाक हो गई, साथ ही 2 ई-रिक्शा वो भी जल के खाक हो गए, साथ ही एक रिक्शा ये भी जल के खाक हो गए। 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, लगभग 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। अब ये तो पूरी चीज़ जो अभी तक पुलिस के सामने है वो मैंने आपको बता दी। इससे ज़्यादा भी कोई खास जानकारी पुलिस वाले देना नहीं चाह रहे हैं या फिर अभी उनके पास वो जानकारी नहीं है। लेकिन अब 2-3 सवाल और 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको कल बताई थी, आज वो चीज़ें रिपीट करनी काफ़ी ज़रूरी है। पहला सवाल, इस मामले में जो आतंकवादी है वो पुलवामा का है जिसका नाम है डॉक्टर उमर, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं किसने ही पूरे ब्लास्ट को करवाया। अब सबसे ताजुब की बात आप देखिए कि ये पुलवामा का है। गाड़ी जो ली गई वो फरीदाबाद से ली गई, हरियाणा से, और फरीदाबाद से गाड़ी लेके वो बाकायदा कई महीने पहले ही गाड़ी बेच दी गई थी। फिर पुलवामा जाता है और पुलवामा से फिर इसी फरीदाबाद के रास्ते से दिल्ली आता है और आने के बाद वो ब्लास्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा और जो फरीदाबाद है इसका नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा। दूसरा बड़ा मामला ये है कि इस बार जो ब्लास्ट हुआ है ये ब्लास्ट इतना अजीब था, क्योंकि आमतौर पे जब लोग बॉम्ब बनाते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो ब्लास्ट में कभी छर्रे डाल देते हैं, कभी कीलियाँ डाल देते हैं कि जब ब्लास्ट हो और चीज़ फटे। तो ब्लास्ट में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि कोई चीज़ जाए बहुत स्पीड के साथ और किसी के शरीर में लगे तभी तो वो मरेगा। बाकी प्रेशर से क्या ही मरेगा आदमी, जो शॉक में आएगा, जो आसपास होगा वो तो मरेगा, लेकिन दूर में अगर आपको इम्पैक्ट डालना है तो कोई नुकीली चीज़ आप ब्लास्ट में उड़ाइए, वो उड़ेगा, वो फैलेगा और जिसको लगेगा वो उसकी मौत होगी। सेम चीज़ गोलियों में भी हम वही पैटर्न यूज करते हैं कि गोली में एक शार्प ऑब्जेक्ट सामने लगा होता है, पीछे बारूद में ब्लास्ट होता है, प्रेशर से गोली का वो आगे का जो पार्ट है आगे जाता है, शरीर में घुस जाता है। पीछे प्रेशर ना हो तो भी गोली किसी काम की नहीं, आगे उसमें जो बुलेट लगी है अगर वो ना हो तो भी वो ब्लास्ट किसी काम का नहीं। सेम पैटर्न जो पंछी वगैरह मारते हैं, चिड़िया का शिकार करते हैं, वो भी वही इस्तेमाल करते हैं कि एक गोली लेते हैं मोटी सी, उसमें कई सारे छर्रे भरे होते हैं, नीचे से जब गोली दागी जाती है तो पीछे ब्लास्ट होता है, बारूद आगे छर्रों को फेंकता है स्पीड में, छर्रे जाके चिड़ियों को लगते हैं और चिड़ियाएँ मर जाती हैं। अगर वो छर्रे ना हो तो फिर चाहे जितना बड़ा ब्लास्ट हो पंछी नहीं मरेंगे। लेकिन इस ब्लास्ट में सबसे अजीबोगरीब चीज़ ये थी कि पोस्टमार्टम हुआ और बाकी चीज़ें हैं, डॉक्टरों ने बताया कि अभी तक किसी के जिस्म से ना कोई कील मिली ना छल्ला मिला, मतलब कोई छर्रे या फिर कील या फिर किसी नुकीली चीज़ का कोई निशान नहीं है। रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि जो ब्लास्ट हुआ उसमें आमतौर पे लोगों ने देखा है कि शरीर काला पड़ जाता है, क्योंकि बारूद से जलने पे फ़ौरन आदमी काला पड़ेगा। यहाँ पे कोई काला भी नहीं पड़ा, चिथड़े भड़े ही उड़ गए। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे ब्लास्ट किया गया और लोग मर भी गए और कोई सबूत वैसा नहीं मिला।
तीसरा बड़ा सवाल जो निकल के सामने आया, और ये सवाल सबसे अहम है, और अगर इस पे पुलिस वालों ने सही से जांच नहीं की तो फिर खतरा हमारे ऊपर से कभी टला ही नहीं। क्यों? 3:19 पे ये गाड़ी पार्किंग में आती है। ब्लास्ट लगभग 6:52 के आसपास होता है। 6:48 तक ये गाड़ी उसी पार्किंग में खड़ी रही, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे। 3.5 घंटे क्या ये वहां पे अकेले रहा? किसी के इंस्ट्रक्शन का ये इंतजार कर रहा था, या फिर गाड़ी में इससे कोई मिलने आया था, या फिर इसके साथ कोई और भी था जो बाद में उतर के कहीं और चला गया? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो आज आम जनमानस के जहन में आ रहे हैं, और इन तमाम पहलुओं पे पुलिस वाले जांच पड़ताल कर भी रहे हैं। और इस मामले में सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक निकल के सामने आया, चूंकि आज से लगभग 1 या 2 दिन पहले ही हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस वाले रेड जब करते हैं, तो इस रेड में एक गांव है धौज गांव, और इसी धौज गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था मुजम्मिल शकील, और ये भी पुलवामा के ही आसपास का रहने वाला। मुजम्मिल शकील के घर में लगभग 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, मुजम्मिल शकील के घर में। और मुजम्मिल शकील का भी नाम तब निकल के सामने आया जब एक पोस्टर वायरल होता है जम्मू कश्मीर में, और उसके मामले में जब जम्मू कश्मीर की पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि पोस्टर लगाने वाला कोई और नहीं, आदिल अहमद है। आदिल अहमद की जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि आदिल अहमद का घर अनंतनाग में है, कश्मीर में। पुलिस की टीम इसके घर में जाती है, इसके लॉकर में जब दबिश डालती है तो पता चलता है कि वहाँ पे एक AK-47 बरेटा 9mm की पिस्टल, गोलियाँ, ये तमाम चीज़ें मिली। साथ ही अलग अलग और जगहों पे जब पुलिस ने अभी तक रेड की है, चाहे हरियाणा हो चाहे यूपी हो, यूपी की भी एक लड़की गिरफ्तार हुई जिसका नाम था शाहीन साइद, और ये भी डॉक्टर ही है। और इधर जो आदिल अहमद गिरफ्तार हुआ, ये भी डॉक्टर, ये भी सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा था। इससे पहले ये अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में था। साथ ही जिस अमर का नाम निकल के सामने आ रहा, माफ़ कीजिएगा, उमर का, इसके नाम के आगे भी डॉक्टर लगा है। तो क्या डॉक्टरों का कोई ऐसा गिरोह निकल के सामने आया है कश्मीर से जो पूरे देश में फैल के बाकायदा ब्लास्ट करवा रहा? क्योंकि पिछले 10-15 दिनों में ही लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद कर लिया गया, और 3000 किलोग्राम बरामद करने के जस्ट बाद अगले ही दिन जब ब्लास्ट हुआ तो रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि जो ब्लास्ट करने वाला था उसने थोड़ा सा जल्दबाजी में कर दिया, क्योंकि उसको ये डर था कि जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर की पुलिस, जिस हिसाब से हरियाणा की पुलिस अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है, 1 या 2 दिन में इसको भी पकड़ लिया जाएगा, और जो इनका मकसद है, जो इसका प्लान है, वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो क्या जल्दबाजी में इसने ब्लास्ट कर दिया, या फिर आखिरी उद्देश्य यही था कि ऐसे ही ब्लास्ट करना था, या फिर अभी कोई और प्लानिंग चल रही है? ये तमाम सवाल हैं जो आज हर आदमी के जहन में है, खासकर वो लोग जो 2-3 दिनों से इन तमाम घटनाओं के सीक्वेंस को देख रहे हैं कि पहले गुजरात में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर देखा गया कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक डॉक्टर तैनात था जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम था आदिल अहमद। इसके बाद फिर एक और महिला को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम था शाहीन, और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की थी। इसके बाद फिर हरियाणा के फरीदाबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया धौज गांव से, जिसका नाम था मुजम्मिल शकील, ये भी कश्मीर का था, यहाँ पे रह के प्रैक्टिस कर रहा था। इसके पास भी विस्फोटक वाली चीज़ें मिली। तो धीरे धीरे ये तमाम चीज़ें आपस में अगर आप सीक्वेंस जोड़ेंगे, और फिर जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वो भी हरियाणा का ही था, जहाँ से वो आदमी अंदर आता है दिल्ली के आसपास, वो भी हरियाणा का था। ये तमाम चीज़ें, तमाम रास्ते कहीं न कहीं ये बता रही हैं कि हरियाणा के अंदर कुछ बड़ा प्लान हो रहा था। खैर, ये तमाम सवाल आम जनमानस में हैं, लेकिन एक सवाल जो कोई पूछना नहीं चाहता, एक सवाल जो कोई जानना नहीं चाहता, ये सवाल बड़ा अहम है। ब्लास्ट हुआ और जितने लोग गिरफ्तार हुए सबके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, और नाम से सब लोग मुस्लिम प्रतीत होते हैं। ये बात खुल के कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बड़ा तबका निकल के सामने आया जिसने कहा कि देखो, ये लोग अपना मकसद नहीं बोलते, ये डॉक्टर बन गए फिर भी बम फोड़ रहे हैं। दूसरा तबका निकल के सामने आया जो कहता है कि मुसलमानों को फंसाने की साजिश है, चुनाव है बिहार में और ध्यान भटकाना है तो ब्लास्ट करवाया जा रहा। दोनों ही पक्षों से आज मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि चलो, चुनाव बिहार में, कोई ब्लास्ट करवा रहा, तो अगर बीजेपी ने ये ब्लास्ट करवाया तो अपने ही राज्य वाली सरकार में क्यों करवाया, जहाँ उसकी खुद की सरकार है, कहीं और करवाता। दूसरा बड़ा सवाल, जो लोग ये कहते हैं कि ये तो देखो मुसलमान है, इन्होंने अपने मकसद को फिर से अंजाम दे दिया, ये डॉक्टर था फिर भी बम इसने फोड़ दिया। और ठीक है, मान लिया,
कि मुसलमान था, उसने अपने मकसद को अंजाम दे दिया, जो तुमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और बाकी चीज़ों में पढ़ रखा तुम बोल रहे हो। लेकिन सवाल तो सरकार से भी बनता है कि भाई कोई अपना मकसद क्या लेके चला, उससे हमको नहीं मतलब। हमने आपको वोट दिया, आपने कहा था देश सुरक्षित हाथों में रहेगा। आप दिल्ली के उस लाल किले को सुरक्षित नहीं कर पाए जहाँ पे आप खुद बैठ के भाषण देते हैं। वहाँ पे कोई विस्फोटक वाली गाड़ी आती है, 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही, संदिग्ध थी, उसमें कोई बैठा था, क्या था, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। ब्लास्ट हो गया, 10-11 लोग मारे गए, 40 लोग घायल हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। 3000 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट इस देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा। ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया, किसने बना दिया, बनाने का मकसद क्या था, कैसे ये आराम से गाड़ियों में घूमता रहा, कैसे एक कमरे में रिसर्च चलती रही, कैसे AK-47 आ जाती है। ये तमाम सवाल अगर आप देखें तो हर बार पाकिस्तान को ब्लेम करके, एक विशेष कम्युनिटी को ब्लेम करके, बार बार ये कहना कि कोई अपना मकसद लेके चल रहा है, इससे आप सवालों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक लाइन बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पे आज मैं देख रहा था, वायरल हो रही थी कि गद्दार बाहर ही नहीं अंदर भी बिल्कुल है। हर आदमी ये जानता है कि भाई गद्दार अपने देश में है, लेकिन इन गद्दारों से निपटने की जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है। हम आप किसी ऐसे इंसान को नहीं मार सकते। आपकी सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि आपके हाथ से अगर एक आतंकवादी का भी कत्ल हो जाए तो भी आपके ऊपर 302 के तहत मुकदमा होगा, आप जेल जाएंगे। इस वजह से आपके पास अपनी आर्मी है, पुलिस व्यवस्था है, खुफिया एजेंसी है, सरकार है जो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करती है, रक्षा मंत्री साहब हैं, गृह मंत्री साहब हैं। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते चाह कर भी। एक आदमी को अगर हम कुछ गलत करते देखें और हमारे हाथों से उसका कत्ल भी हो जाए तो ऐसे हाल में 302 के तहत मुकदमा हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास आर्मी है जिसकी अथॉरिटी है कि वो गोली मारेगी, हमारे पास खुफिया एजेंसी है जो जांच पड़ताल करेगी। तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, इस वजह से हमने सरकार चुन रखी है। तो सरकार क्या कर रही है? महज इतना बोल देने से कि गद्दार अंदर है पीछा नहीं छूटेगा। गद्दारों का इलाज क्या होगा, ये सरकार की जवाबदेही है। गद्दारों को कोई ऐसा सबक सिखाना चाहिए। लेकिन आप ताजुब की बात देखिए कि इस देश में 50 से 60 फांसी हुई आज तक और उससे ज़्यादा धमाके हो चुके हैं। और इन 50-60 में से 4 तो निर्भया के आरोपी थे, बाकी 2 रंगा बिल्ला आप जोड़ लो, बाकी इधर उधर और जोड़ लो, एक मकबूल भट्ट को हो गई, एक अजमल कसाब को हो गई, ऐसे ऐसे 5-6 आतंकवादियों को हुई है, बाकी किसी को फांसी ही नहीं हुई। तो ऐसे हाल में गद्दारों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है, बात हम चाहे जितनी बड़ी कर लें। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।